नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रेमचंद की उपन्यास निर्मला को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। निर्मला एक बहुत ही हृदय स्पर्शी मार्मिक कथा है। एक लड़की 15 वर्षीय लड़की निर्मला की यह उपन्यास मध्यम वर्ग की समस्याओं को एक्सप्लोर करती है, बताती है कि किस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार को कितनी मुसीबतें अपने जीवन में झेलनी पड़ती हैं और उनके लिए लड़की का विवाह सबसे मुश्किल काम है। निर्मला के पिताजी भी एक वकील हैं जिनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनकी पत्नी कल्याणी है। उपन्यास के प्रारंभ में निर्मला के पिता निर्मला के लिए वर ढूंढ रहे हैं और फाइनली उनको वर मिल जाता है। वर लखनऊ का है। उसके पिता आबकारी विभाग में एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं और वो बिना दहेज लिए निर्मला से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। किंतु विधि को कुछ और मंजूर है। अभी निर्मला के घर में जो कि खुशियाँ उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही थी, अचानक से ही वो खुशियाँ, वो उत्सव दुख और कष्ट में परिवर्तित हो जाता है। उर्मिला के माता और पिता में किसी हिसाब की वजह से जो कि निर्मला के ब्याह में खर्च होना था में वाद विवाद हो जाता है। निर्मला की माताजी बहुत गुस्सा होती हैं उनके पिता पर और कहती हैं कि आप सारा पैसा निर्मला के ब्याह में ही खर्च कर देंगे तो बचे हुए बच्चों का क्या होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे अपना जीवन चलाऊंगी? तो वो बोलते हैं कि अभी मुझे कुछ हुआ जा रहा है कि अभी तो मेरा बहुत जीवन है, तो मैं इन सब बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर माँ गुस्से में और भी कुछ कह के चली जाती हैं। फिर वो अपने कमरे में पहुंचती हैं। वहाँ पे उनका छोटा बेटा उनका इंतज़ार कर रहा है। वैसे तो वो घर से जाने के लिए कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन अपने बेटे के प्रेम में पड़ करके वो उसके पास जा कर के सो जाती हैं। इधर निर्मला के पिता को एकदम गुस्सा आ रही होती है कि देखो इस घर को मैं ही चलाता हूँ, तब ये औरत मेरे ऊपर ऐसे खड़ी हुई है, चलो इसको कुछ बहुत वैधव्य की बातें कह के गई है तो अभी मैं इसको वैधव्य का थोड़ा सा मज़ा चखा ही देता हूँ। और वह कपड़े पहनते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। गलियों में घूम रहे हैं, तभी उनको रास्ते में ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ा आगे चल करके जब वो पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि यह वही डाकू है जिसको 3 साल पहले इन्होंने जेल में पहुंचाया था और ये कल ही रिहा हुआ है। वो उससे पूछते हैं, क्यों रे तू मेरे पीछे आ रहा है? वो कहता है कि मैं आपके पीछे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे शिकायत है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों सज़ा दिलाई थी। तो उन्होंने बोला तू गलत था इसलिए मैंने तुझे सज़ा दिलाई और जो गलत होगा मैं उसे ही सज़ा दिलाऊंगा। वो कहते हैं नहीं, आप मेरे चरणों पर आइए, अपना सर रखिए और कहिए कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं आपको मार दूंगा। निर्मला के पिता नहीं मानते हैं और अंत में वो डाकू उनके सर पे लाठी से प्रहार करके उन्हें मार देता है। उनका सभी जो भी उनके पास चीज़ें थी उसको लेकर के भाग जाता है। अगले दिन जिस घर में इतना उत्सव और खुशियाँ मनाने की तैयारी हो रही थी, मातम छा जाता है। रुदन, दुख, बस यही बचता है उस घर में। वो परिवार जो अभी सारे रिश्तेदारों से भरा था, वो घर जो अभी सभी रिश्तेदारों से भरा था, वो घर एकदम धीरे धीरे खाली होने लगता है। हर कोई बहाना बना करके घर से बाहर चला जाता है, घर से चला जाता है। अब बचती है निर्मला की माँ और वो छोटे छोटे बच्चे। पंडित जी को बुलाती हैं निर्मला की माँ और उनसे कहती हैं, एक पत्र लिखती हैं और उनसे कहती हैं कि आप लखनऊ जाइए और समधी जी से कहिए कि वो नियत समय पर बारात लेकर के आएँ। अब विधि को जो मंजूर था वो तो हो गया, परंतु ब्याह अपने नियत समय पर हो जाएगा। मोटे राम जी जो कि पंडित हैं वो आते हैं इनके पास और उन्हें सारी बातें बताते हैं, पर वो कहते हैं कि मुझे वकील साहब की मृत्यु का इतना दुख है कि अगर मैं उनके बेटी से अपने बेटे का ब्याह करता हूँ तो उस लड़की के चेहरे को देख करके ही मेरी जान निकल जाएगी, इसलिए यह ब्याह मैं नहीं कर सकता हूँ। मोटे राम जी अपनी तरफ से हर तरह से उनको समझाते हैं कि नहीं, आपको यह विवाह करना चाहिए, पर वो तैयार नहीं होते हैं। वह फिर कुछ क्षणों के लिए अपने घर के अंदर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं। उसकी पत्नी कहती है कह दो ना कि हमें नहीं ब्याह करना है। फिर वो पत्र उसको जो निर्मला की माँ ने दिया है, उसको रंगीली बाई उनकी पत्नी का नाम है, उनको देते हैं और कहते हैं पढ़ो। वो पढ़ती हैं तो उनको बहुत दया आ जाती है और कहती हैं कि अरे हाँ, आप जाके कह दो उस पंडित से कि हम ब्याह करने को तैयार हैं।
आबकारी विभाग के इतने बड़े ऑफिसर इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि अभी पत्नी ने मना किया था कि ब्याह नहीं करेंगे, अब कह रही है कि ब्याह करेंगे, ये क्या तुमने रट लगा रखी है। वो कहती है हाँ मैंने कहा था कि ब्याह नहीं करेंगे, पर मुझे इस समय उस औरत के दुख का नहीं पता था। अब मैं उस औरत के दुख का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, तो अब मैं यहाँ ब्याह करने को तैयार हूँ, आप जा कर के उसको बोल दो। किंतु अब पतिदेव तैयार नहीं है कि मैं जाके कहूँगा, तो वो कहती ठीक है मैं ही जाके कह देती हूँ। वो उसको भी मना कर देते हैं। तभी तक उनका बेटा आ जाता है और वो अपने बेटे से पूछते हैं कि चलो यह निर्णय हम अपने बेटे पर डालते हैं, वो जो कहेगा वही करेंगे। बेटा कहता है क्या पिताजी, अब मैं उस वकील की उन लड़की से शादी नहीं करूँगा, और मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब वो कुछ दहेज नहीं दे पाएंगे। आप तो मेरा ब्याह उनसे करना जो 5-10 हज़ार रुपये दहेज में दें, वरना आपको तो पता है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो भी गई तो मैं 100-200 रुपये महीने से ज़्यादा अभी कमा नहीं पाऊँगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा। इसलिए दहेज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप मना कर दीजिए। मोटे राम जी दुखी होकर के वापस लौट आते हैं। माँ निर्मला की माँ को जब यह पता चलता है तो बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट में आते हैं कि अब वो क्या करेगी। लेकिन वो मोटे राम जी से कहते हैं कि आप कोई बात नहीं, आप दूसरा वर ढूंढिए और जहाँ पे अच्छा वर मिलेगा हम निर्मला का ब्याह कर देंगे। मोटे राम जी कुछ दिनों के बाद 5 रिश्ते लेकर के आते हैं। उनमें से 3 रिश्ते दहेज की वजह से नहीं सेट हो सकते थे। एक रिश्ता जो 1000 रुपये में चल सकता था, वो लड़का प्रेस में काम करता था, उसके पिताजी की अपनी प्रेस थी। घर परिवार तो ज़्यादा अच्छा नहीं था पर ठीक था। और एक जो रिश्ता था जिससे निर्मला का फाइनली विवाह होता है वो था तोतेराम जी का। वो भी एक मुंशी थे, वकील थे और विडोवर थे, जिनकी पत्नी कुछ सालों पहले मर चुकी होती है। उनके 3 पुत्र होते हैं, मनसाराम 17 साल का और 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जियाराम और सियाराम। निर्मला की माँ कहती है चूँकि हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए आप जाइए और इनके साथ में तोताराम जी के साथ में निर्मला का टीका कर दीजिए। निर्मला का ब्याह हो जाता है, टीका हो जाता है मुंशी जी से, जिनका नाम जो तोताराम जी से। जब निर्मला ब्याह करके अपने घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके पिताजी की उम्र के पति हैं उनके, और ये बात उसे बहुत ही अजीब सी लगती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि मैं इनके साथ पति जैसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि इनकी उम्र तो पिताजी जैसी है और इसलिए वो उनसे थोड़ा थोड़ा दूर रहती है। वो जो पति और पत्नी के बीच में नज़दीकियाँ होनी चाहिए वह और निर्मला चाह करके भी नहीं बना पाती है। इधर तोताराम जी हर तरीके से अपनी पत्नी का दिल जीतना चाहते हैं, अपने बालों को काला करवा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं जिससे कि किसी तरीके से उनकी पत्नी उनको समझने लगे कि वो बहुत अच्छे हैं। निर्मला भी अभी इसी उठापोह में है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वो बच्चों को देखती है, जियाराम और सियाराम को, तो उसमें अपना मन लगाने लगती है। तोताराम जी की बहन है रुक्मणी, जो कि विधवा हैं और तोताराम जी के साथ में ही रहती हैं। वो उर्मिला के आने से उर्मिला पे बहुत ही तंज कसती रहती हैं, कमेंट्स करती रहती हैं, उसके जीवन को और मुश्किल करती रहती हैं। फिर बच्चों के साथ में उसको अच्छा रिलेशन है, बट स्टिल वो कहती हैं कि तुम विमाता हो, विमाता के साथ विमाता को क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चों का कुछ अच्छा हो या नहीं हो। निर्मला अपना बेस्ट तब भी देती है बच्चों को लेकिन उसे यह भी समझ में आता है धीरे धीरे कि तोताराम जी उसके पति हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हर इंसान को अच्छा पति मिले ऐसा संभव नहीं है, तो शायद उसकी किस्मत में भी यही लिखा था और जो किस्मत में लिखा है तो वह अपनाना पड़ेगा। वह अच्छे से एक दिन सज सवर करके कमरे को अच्छे से सजा करके तोताराम जी का इंतज़ार कर रही होती है। तोताराम जी आते हैं, उसको इतना तैयार हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वह देखते हैं कि कमरे में जिस आईने पे अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था वह पर्दा हटा दिया गया है, और जब उस पर आईने में वो अपना चेहरा और निर्मला का चेहरा दोनों की जिसकी में इमेज आ रही है देखते हैं तो वो एकदम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि निर्मला 15 साल की खूबसूरत सी यौवना और तोताराम जी लगभग 35 साल से भी ज़्यादा उम्र के, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, पेट बहुत निकला हुआ है, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। देख करके ही वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी उनका बड़ा बेटा मनसाराम उस कमरे में आता है और अपनी माता से कहता है आप मुझे कुछ खाने को दे दो क्योंकि मैं हॉकी खेलने जा रहा हूँ। तोताराम की नज़र अपने बेटे पे पड़ती है और वो थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं कि
ये बेटा जो मेरा मनसाराम को तो मैंने कब से कितने टाइम से अच्छे से देखा ही नहीं, यह तो एकदम युवा होता जा रहा है। और लेकिन उन्हें यह अच्छा नहीं लगता है कि मनसाराम माँ के पास, अम्मा के पास क्यों आया लेने, उसे तो अपनी बुआ के पास, रुक्मणी के पास जाना चाहिए था। निर्मला कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके, पानी लेकर के मनसाराम के पास आती है और उसको देती है और कहती है कि तुम सही समय पे आ जाना खाने के, वरना मुझे तुम्हारा इंतज़ार ही करते रहना पड़ता है और रसोई लगी रहती है। तो वो कहता है ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तोताराम जी को उसी समय ऐसा आभास या कहीं ऐसा शक होता है कि निर्मला और मनसाराम के बीच में कुछ चल रहा है। अब वो उस शक को साबित करने के लिए जब रात में मनसाराम लौट करके आता है, अपने कमरे में होता है, तो उससे जा कर के बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। मनसाराम हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, फर्स्ट आता है, वो सारे सवालों के जवाब देता जाता है। अब उनको और ही गुस्सा आती है तोताराम जी को, क्योंकि वो उसे विफल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो उससे कहते हैं कि सुन, मैंने सुना है तू बहुत आवारागर्दी करता है, अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तुझे हॉस्टल में भेज दूँगा। मनसाराम आवारागर्दी का नाम सुनकर के बहुत ही दुखी हो जाता है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। पर वो कहता है ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप मुझे हॉस्टल में डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। यह कह कर के पिता बाहर चले जाते हैं तोताराम जी, और मनसाराम सोचने लगता है कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी आवारागर्दी कर दी और पिताजी से किसने मेरी शिकायत की, जबकि मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ। फिर अगली सुबह तोताराम जी स्कूल जाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारी अर्जी बाहरी बच्चों की लगी है, तो हम मनसाराम को हॉस्टल नहीं दे सकते हैं। तोताराम बहुत दुखी होकर के वापस लौट आते हैं। वो मनसाराम पे गुस्सा ही होते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इधर मनसाराम को भी बहुत दुख हो गया है और निर्मला इस बात को भांप लेती है कि तोताराम जी के मन में कुछ शक आ गया है मेरे और मनसाराम को लेकर के, इसलिए वो मनसाराम से खुद ही स्वयं ही दूरियां बना लेती है। इधर रुक्मणी अपने कटु वाक्यों के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा निर्मला के जीवन को और ही परेशान, कष्टमयी बनाती जा रही है। मनसाराम ने खाना पीना छोड़ दिया है। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने पिताजी के साथ खाना खाने बैठता है तो उसके पिताजी देखते हैं कि अरे यह तो बहुत दुबला हो गया है। उसको बोलते हैं तू ठीक से खाना खा, पर वो ज़्यादा जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। उसी रात तोताराम जी कहीं किसी शादी में गए हैं, किसी के विवाह उत्सव में, तो भूंगी जो कि घर की नौकरानी है निर्मला, उसको बार बार मनसाराम को बुलाने के लिए कहती है कि वो आके खाना खा ले। वो नहीं आता है तो निर्मला खुद से जाती है मनसाराम के कमरे में और उससे बोलती है कि चलिए आप खाना खा लीजिए। वो बोलता है मैं नहीं खाऊंगा खाना। वो कहती है नहीं, आप चल के खाना खा लो, क्योंकि आप खाना खाओगे तभी मैं खाना खाऊंगी। वो कहता है अच्छा, अगर मुझे पहले पता होता कि आपने खाना नहीं खाया तो मैं आ जाता। तभी तक तोताराम जी आ जाते हैं। अब निर्मला बहुत डर जाती है, घबरा जाती है कि तोताराम जी तो पहले से ही उसके और मनसाराम पे शक करते हैं। अब वो बेचारी क्या करेगी, अगर उसको यहाँ पे देख लिया तो मनसाराम के जीवन को और मुश्किल कर देंगे। इसलिए वो मनसाराम पे गुस्सा होने लगती है और कहती है कि क्या मैं पूरी रात रसोई लेकर के बैठी रहूँगी, तुम क्यों नहीं चलते हो खाने। फिर तोताराम सारा मसला पूछते हैं, वो सारी बातें बताती है, तो वो मनसाराम पे और गुस्सा हो जाते हैं। मनसाराम को समझ में नहीं आता है कि मेरी माँ जो अभी इतने अच्छे से बात करी थी वो अचानक से इतनी क्रोधित क्यों हो गई। त्रिया चरित्र को तो कोई भी नहीं समझ सकता है। अगले दिन मनसाराम खुद हेड के पास जाते हैं, अपने स्कूल के हेड के पास, और उसको बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ पर दीजिए, वरना मैं इस स्कूल से चला जाऊँगा और दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लूँगा। हेड बोलते हैं ठीक है, अगर तू चला जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इस बार उसको फ़र्स्ट आने के पूरे ज़िले में अंदेशा था कि वो ज़रूर फ़र्स्ट आएगा, इसलिए वो उसको अपने हॉस्टल में बुला करके रख लेते हैं। मनसाराम सारा सामान बांधता और चला जाता है। इधर निर्मला बहुत दुखी होती रहती है कि बच्चा चला गया बेचारा उसके आने से और फालतू के शक से। मतलब तोताराम जी अगर शक नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके जाने के बाद में निर्मला रोती रहती है, खाना भी नहीं खाती है। जियाराम और सियाराम दोनों ही बच्चे उसे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों से मनसाराम का हाल चाल पूछती रहती है। मनसाराम जो वहाँ पे भी जाकर के खुश नहीं है, बहुत दुखी रहता है और घर संडे को भी वापस नहीं आता है, छुट्टियों में भी वापस नहीं आता है। यह बात निर्मला को और दुखी करती रहती है। एक दिन वह भूंगी को भी भेजती है कुछ लड्डू बना करके मनसाराम के पास, और मनसाराम वापस भेज देता है। फिर जियाराम के द्वारा मनसाराम समझता है कि गलती पिताजी की है।
निर्मला की नहीं है। पिताजी ने ही मुझ पर और निर्मला पर शक कर लिया है, इसलिए निर्मला जी जो हैं, जो माता जी हैं, वो इस तरीके से व्यवहार करती है। अब उसका दर्द और बढ़ जाता है कि माँ और बेटे के रिश्ते पर पिताजी को शक नहीं करना चाहिए, वो तो माँ जैसी है और मेरा बिल्कुल माँ जैसा ही ख्याल रखती थी। और यह सोच सोच कर वह बहुत बीमार पड़ जाता है। मनसाराम जी को हेडमास्टर इत्तला करते हैं कि आपका बेटा बहुत बीमार पड़ गया है, इसको अपने साथ अपने घर ले जाइए। मनसाराम बहुत ही बीमार है, बहुत ज़्यादा ज्वर में है। पिता उसके तोताराम जी आते हैं उसे लेने के लिए, परंतु उनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो उसको घर में ले जाएं और मनसाराम भी जाने को तैयार नहीं होता। वो बोलता है कि आप मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फाइनली तोताराम मनसाराम को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बुखार है। घर आते हैं, निर्मला पूछती है तो बोलते हैं कि नहीं, वो घर नहीं आया, मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तब निर्मला उनसे कहती है कि आप प्लीज़ उसको घर लेकर के आइए। अगर आप उसे घर लेकर के नहीं आते हैं और तो यह उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, और अगर आपको कुछ शक होता है तो मैं अपने मायके चले जाती हूँ, पर उस बच्चे को आप घर लेकर के आओ। तोताराम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मनसाराम भी शायद समझ गया है कि मैं उसकी और निर्मला पर शक करता हूँ। वो वहाँ वापस हॉस्पिटल चले जाते हैं। मनसाराम की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। वो बस माँ माँ चिल्लाता रहता है। एक दिन जियाराम आकर के बताता है कि भैया को कुछ भी हो सकता है, अब भैया बचेंगे नहीं, अगर उनको नया खून, ताज़ा खून मिल जाए तो शायद वो बच सकते हैं। निर्मला जो अभी तक मनसाराम को देखने के लिए नहीं गई थी, जियाराम से कहती है कि तुम टांगे वाले को बुलाओ और मैं मनसाराम को देखने जाऊंगी। वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अस्पताल में तोताराम जब निर्मला को देखता है तो बहुत क्रोधित होता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो। तो वो बोलती है आप क्यों आए हैं। कहते हैं मेरा बेटा है। तो वो कहती है मेरा भी तो बेटा है, मैंने सुना है कि इसे गर्म खून की ज़रूरत, ताज़े खून की ज़रूरत है, तो मैं इसे खून देने के लिए आया हूँ। अब तोताराम और ही बहुत शर्मिंदा हो जाता है अपनी गलतियों पर। इधर मनसाराम को जब अपनी माता की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो लपक करके अपनी माँ के चरणों को पकड़ लेता है और कहता है माँ मुझे माफ़ करना, आप तो बहुत अच्छी थी पर मैं आपको समझ नहीं पाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं आपकी कोख से ही जन्म लूँ। और कहते हुए प्राण त्याग देता है। तोताराम अब बहुत दुखी रहने लगते हैं क्योंकि उनकी अपनी गलती की वजह से उनका बेटा चला गया। शहरवासी, मोहल्ले वाले लोग, रिश्तेदार इसके पीछे सब विमाता मतलब कि निर्मला को कोसते हैं कि निर्मला ने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बेटा मनसाराम चला गया। इधर निर्मला की बहन की शादी तय हो गई है, माँ ने निर्मला को बुला लिया है और निर्मला भी गर्भ से है, उसको बच्ची हो गई है, उसने अपनी बच्ची का नाम आशा रखा है। इधर जो डॉक्टर मनसाराम का इलाज कर रहे थे उनसे तोताराम जी बहुत अटैच हो गए हैं और उनकी वाइफ सुधा से निर्मला बहुत अटैच हो गई है, दोनों ही पक्के दोस्त हो गए हैं। एक दिन बातों बात में निर्मला से सुधा पूछती है कि तुमने ऐसे इतने बुज़ुर्ग इंसान से क्यों शादी कर ली जो कि तुम्हारी उम्र से लगभग 3 गुना बड़ा है। तो बोलती है कि दरअसल मेरे विवाह के पूर्व मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और जहाँ पे मेरा रिश्ता होने वाला था उन्होंने मना कर दिया। सुधा तुरंत समझ जाती है यह कोई और नहीं बल्कि उनका पति है जिससे निर्मला का विवाह होने वाला था। रात में जब डॉक्टर सिन्हा घर वापस आते हैं तो वो उनसे सारी बातें पूछती है और वो बहुत वो बातों को टालने के चक्कर में कहते हैं कि दरअसल उस लड़की में कोई ऐब था इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। बोलते हैं अच्छा क्या ऐब था, मुझे बताइए तो सही। बोलते हैं कि अब मुझे ऐब के बारे में तो नहीं पता पर लोगों ने कहा कि उसमें कोई ऐब है। तो वो बोलते हैं कि मुझे निर्मला में तो कोई ऐब नहीं दिखता। डॉक्टर साहब ठिठक जाते हैं, क्या? हाँ, निर्मला ही थी जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया। अब डॉक्टर साहब को बहुत दुख होता है परंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुन गई खेत। कृष्णा की शादी के लिए उसकी माँ लड़का ढूंढ रही है, वर ढूंढ रही है, यह बात निर्मला ने सुधा को बताया था। फिर सुधा ने अपने पति को यह बात बताई तो डॉक्टर साहब ने एक लेटर लिख करके अपने पिताजी से अपने छोटे भाई का विवाह कृष्णा से करने के लिए कह दिया। अपने निर्मला की माता जी के पास विवाह प्रस्ताव आता है उस लड़के का और बस कुछ ही समय में उनका ब्याह होने वाला होता है। वह निर्मला को भी बुलाती है। निर्मला
चली जाती है अपने मायके और बहुत अच्छे से रह रही होती है। कृष्णा से बातें होती हैं, तब वो बताती है मनसाराम के बारे में। तो कहती है कि मनसाराम बहुत ही अच्छा लड़का था और मुझे उससे सच में बहुत स्नेह था। फिर वह तोताराम के बारे में पूछती है तो बोलती है कि तोताराम एक बहुत ही उम्रदराज पुरुष हैं जिनसे मेरा मन नहीं मिलता है। हम दोनों की विचार, हम दोनों के सोचने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। वो बहुत चाहते हैं कि मैं उनसे अच्छे संबंध बना करके रखूं, पर जब भी मैं उनके पास जाती हूं तो मुझे उनमें पिता जैसी अनुभूति ही होती है। अब लेकिन विधाता का यही विधान है तो जिसे बदला नहीं जा सकता है। कृष्णा भी दुखी होती है परंतु वह अपने विवाह से बहुत खुश है कि उसका विवाह एक युवा लड़के के साथ में हो रहा है। सुधा भी तोताराम जी के साथ एक दिन पहले विवाह में आ जाती है और फिर सब मिल कर के मज़े करते हैं। अब विवाह हो जाता है लेकिन उर्मिला उनके साथ वापस नहीं जाती है घर तोताराम जी के साथ। तोताराम जी अकेले आ जाते हैं और फिर उसे वहाँ पे ही आनंद आता रहता है। इधर किसी वजह से तोताराम जी का जो की हवेली है वो बिक जाती है और अब वो एक किराए के घर में आके रहने लगते हैं और उनके जो सोर्स ऑफ मनी है, जो वो कचहरी जाते थे, वकालत करते थे, वो सब भी उनकी जो है बहुत कम हो जाती है। मुकदमे उनको अब नहीं मिलते तो उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम हो चुका है। निर्मला यहाँ पर खुश है। एक दिन सुधा उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम घर चलो, वो मना करती है। सुधा अपने बेटे को भी लेकर के आई है सोहन अचानक से बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोनों साथ वापस लौट आती हैं। यहाँ पर जिया राम जो कि दूसरा बेटा है तोताराम जी का, वो अपने पिताजी के साथ में बहुत बदतमीज़ी करता है और निर्मला जो कि अभी घर लौटी है उसके गहनों के संदूक को लेकर के भाग जाता है। निर्मला ने उसको देख लिया होता है परंतु संकोच की वजह से वह तोताराम को कह नहीं पाती है। तोताराम जी पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस पता लगाती है तो उनको अब पता चल जाता है कि यह जिया राम ही है जिसने घर के में चोरी की है। जिया राम बहुत दुखी और परेशान होता रहता है और वो जा कर के सुसाइड कर लेता है। इससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब तो बहुत ही बुरा हाल है तोताराम जी का। 2 जवान बेटे चले गए हैं। बहुत दुखी और बहुत कष्ट में रहते हैं। अब वो निर्मला की कठपुतली बन चुके हैं। निर्मला जैसा कहती है वो वैसे ही करती है और निर्मला जो सच में जिसका मन निर्मल था गंगा जी जैसा, अब वो भी बहुत कठोर हो चुकी है। उसे अब बस अपनी बेटी आशा की चिंता रहती है और वो सबसे छोटे बेटे सियाराम को बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह रखती है। हर बार उसे बाज़ार को सामान लेने भेजती है, फिर उसे 4 बार बदलने के लिए भेजती है और सियाराम इस तरीके से स्कूल भी नहीं जा पाता है और अपनी माँ के प्रताड़ना सह रहा होता है। एक दिन सियाराम को एक साधु मिलते हैं और सियाराम उन साधु के साथ चला जाता है। तोताराम जी का और हाल बेहाल हो जाता है। उनके पास पहले से ही पैसे नहीं हैं। वो निर्मला से मांगते हैं, निर्मला मना कर देती है देने के लिए, वो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और फिर तोताराम जी रात में अपने बेटे सियाराम को ढूंढने के लिए ट्रेन से कहीं चले जाते हैं, हरिद्वार या उसके आसपास, क्योंकि साधु लोग अक्सर उधर ही रहते हैं। इधर रुक्मणी, आशा और निर्मला है घर पे। निर्मला सुधा के पास कभी कभी आती जाती रहती है। एक दिन वह सुबह निर्मला सुधा के घर पहुंचती है और वहाँ पर बैठ करके उसका इंतज़ार ही कर रही होती है कि डॉक्टर साहब आ जाते हैं और डॉक्टर साहब अपने मन की बात कि निर्मला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो कि सही नहीं है कहने की कोशिश करते हैं। तो निर्मला वहाँ से भाग जाती है। सुधा भी आ रही होती है और वह निर्मला को भागते हुए देख लेती है। वो डॉक्टर साहब से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि निर्मला यूँ चली गई। डॉक्टर साहब बातें बनाते हैं और सही बात नहीं बताते हैं। फिर वह निर्मला के घर में आती है, निर्मला को रोते हुए पूछती है क्या बात हो गई। तो निर्मला कोई जवाब नहीं देती है और फिर सुधा लेकिन इसके बाद भी समझ जाती है कि क्या बात हो सकती है और वह घर वापस आ जाती है। घर वापस आकर के वो डॉक्टर साहब पे बहुत गुस्सा होती है। फिर इधर निर्मला को बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता है। 2 दिन बाद जब उसका बुखार कुछ कम होता है तो उसकी नंद आती है और उसको बताती है कि डॉक्टर साहब नहीं रहे। वह बहुत दुखी होती है, सुधा के पास जाती है, सुधा को समझाती है। सुधा अपने देवर और देवरानी के साथ वापस लखनऊ चली जाती है। अब निर्मला एकदम अकेली रह गई है और उसको हर दिन वो बीमार से ज़्यादा और बीमार होती जाती है। फिर अंत में निर्मला की मृत्यु हो जाती है, किंतु मरने से पहले वो जो अपनी नंद से कहती है वो बहुत ही करुणामयी है। वो कहती है कि दीदी मैं अपनी बेटी आपके पास छोड़े जा रही हूँ, अगर इसका ब्याह किसी अच्छे के पास से हो तो आप ज़रूर कर देना।
और इसकी हम उम्र के साथ हो तभी करना, किंतु अगर ब्याह सही नहीं हो तो तुम इसे कुएं में ढकेल देना, किंतु किसी गलत व्यक्ति के साथ, अपनी उम्र से ज़्यादा व्यक्ति के साथ, उम्र से ज़्यादा वाले व्यक्ति के साथ मत करना, क्योंकि यही वह है जो सर्वनाश करता है। और उम्र दराज लोग शक्की होते हैं, और हमारे घर के लुटने का कारण, सर्वनाश होने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ तोताराम जी का शक है, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सब सोचते हैं कि अब इसकी डेड बॉडी को कौन जलाएगा, तभी तक कोई बुज़ुर्ग सा आदमी वहाँ पे दिखता है जो कि तोताराम जी जैसे हैं। यही है कहानी निर्मला की, जो सच में बहुत ही मर्मस्पर्शी है, दिल को छूने वाली है। एक एक पंक्तियाँ मन को छूती हैं। यह 1927 में पब्लिश हुई थी, लेकिन 2020 में भी सेम कंडीशन है, कुछ भी नहीं बदला। आज भी लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को, सारी को तो मैं नहीं कहती, पर बहुत सारी लड़कियों को दहेज से ही तौला जाता है। अगर घर वाले अच्छा दहेज दे पाते हैं तो अच्छे लड़के मिलते हैं, अगर अच्छा दहेज नहीं दे पाते हैं, नहीं देने में सक्षम है, तो उस लड़की को किसी भी लड़के के साथ में बांध दिया जाता है। निर्मला मेरी और आपकी कहानी है। अगर हम समाज में सच में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें स्वयं में परिवर्तन लाना होगा, और पहला परिवर्तन यह होगा कि हम लड़की की अच्छी क्वालिटीज़ को देखें, ना कि मिलने वाले दहेज को, कि पेरेंट्स कितना दहेज दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद।